गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? सभी बढ़िया, ऑल गुड। तो हमने पिछले वीडियो 1 में हमने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 4, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि कैसे बिरसा मुंडा जो बिहार के छोटा नागपुर विलेज से था, इसने 1895 के आसपास जो है रिवोल्ट शुरू किया, जो कि मुंडा कम्युनिटी के से था। ओके, हमने ये भी देखा कि इसके साथ 3 ग्रुप के लोग शामिल हो गए थे, संथाल, ओरान और मुंडा ग्रुप, और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाता है। ओके, तो ये लेसन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था जो पार्ट 1 हमने किया। उसमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसे इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज हम डिस्कशन करेंगे इसी बारे में कि ट्राइबल पीपल्स जो कि बहुत अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से वो अपना जीवन जीते हैं, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये लोग जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं, ये झूम कल्टीवेटर होते हैं। ये एक तरह से झूम कल्टीवेशन करते हैं, जिसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहीं कहीं पर हम इसको कहते हैं कि किसी एक एग्रीकल्चरल फील्ड एरिया को, यानी कि किसी एक जंगल के एरिया को साफ़ किया जाएगा और साफ़ करने के बाद उस जगह पर ये लोग एग्रीकल्चर करेंगे। तो ये हमने देखा था पिछली बार, ठीक है। फिर पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कुछ ये लोग हंटर और गैदरर भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ शिकारी होते हैं और कुछ ये संग्राहक करता होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये संग्राहक होते हैं, मतलब जंगल से जो भी चीज़ें मिलेंगी वो इकट्ठा कर लाएंगे, और शिकारी भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वुमेन्स आप देख पा रहे हैं, डोंगरिया कांदा वुमेन जो है, ये उड़ीसा की ट्राइबल्स हैं, और ये लोग जो है ये पत्तियाँ इकट्ठी करके ला रहे हैं। देखो, ये पत्तियाँ इकट्ठी करके लाए हैं, ये पत्ते इकट्ठी करके लाए हैं। अब ये क्या करेंगे, इनका ये पत्तले बनाएंगी, मतलब कि प्लेट्स बनाएंगी। ओके, और साल और महुआ के पेड़ भी ये लोग इकट्ठा करके लाएंगे, इनसे ये कलर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कलर्स। ओके, तो इस तरह से ये लोग हंटर भी और गैदरर भी थे। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा, लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा कि जो है पूरे इंडिया भर में अलग अलग टाइप के ट्राइबल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में गद्दी और वान गुज्जर मिलेंगे, ठीक है। हमने ये भी देखा कि भोटिया उत्तराखंड के लगभग हैं, सहारिया राजस्थान, भील राजस्थान, वान गुज्जर रथुआ गुजरात में, बंजारा जो है महाराष्ट्र में, कोया बंजारा गोंड ये आपका जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एरिया वहाँ पर मिलेंगे। माला इरुल्लर, जो माला इरुल्लर है वो आपका जो है ये केरला के नज़दीक मिलेंगे, ठीक है। यहाँ मालाबार कोस्टल एरिया है, ये क्या है? मालाबार। ओके, मालाबार कोस्टल एरिया पे मिलेंगे। इसी तरह पूरे इंडिया भर में अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। जिस बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखें, ताकि उनको इसके बारे में नॉलेज हो जाए कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। ओके, हमने देखा कि एमपी में और छत्तीसगढ़ में बेगाज, बंजारा और गोंड पीपल बहुत ही फेमस हुए, ठीक है। बेगाज, मारिया और गोंड्स बड़े फेमस हुए। पजारा, बोंडा, खांदा, कोया, सावरा और खोंड ये पीपल भी बड़े फेमस हुए। आपातानी निशी अरुणाचल प्रदेश के थे। नागा पीपल नागालैंड के थे। मिती, रियांग और हजरांग खांसी ये जो एरिया है मेघालय के नज़दीक, यहाँ के लोग भी बड़े फेमस हुए थे, ठीक है। हमने ये भी देखा कि अलग अलग मौसम में ये लोग अलग अलग किस किस प्रकार से कौन कौन सा काम ये करते थे। हमने इनके सीजन्स के बारे में बात की थी, जैसे कि चैत में वुमेन्स जो है ट्रीज़ की कटिंग जो हो जाती है, वहाँ उन ट्रीज़ को जला दिया जाता है, उनको वुमेन्स यहाँ साफ़ करती हैं। फिर हंटिंग का काम भी उसी मौसम में शुरू हो जाता है, और बैम्बू से ये ट्रैप बनाते हैं। ये देखिए बैम्बू ट्रैप बनते हैं, ठीक है, हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और वुमेन्स फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें जंगल से इकट्ठा करते हैं, टैमरिंड्स यानी कि इमली और मशरूम लीव्स। बैगा वुमेन जो होती हैं वो जो रूट्स इकट्ठी करती हैं, कांदा महुआ सीड इकट्ठा करती हैं। तो ये सब का अलग अलग काम हो जाता है। बैसाख के महीने में जो जिन जंगलों को आग लगाई जाती है, वहाँ उनको ये वुमेन्स जो अध जली लकड़ियाँ होती हैं उनको ये वहाँ से साफ़ कर देती हैं। ये देखो अनब्रंट वुड जो होती है उनको ये यहाँ से साफ़ कर देती है, ठीक है। और फिर मैन लगातार जो है वहाँ पर क्या करते रहते हैं? हंट करते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं। फिर जेठ के महीने में हंटिंग चलती रहती है। आशोद और भादो, ये जो आशोद और भादो का महीना है, इसमें ये लोग क्या करते हैं? फील्ड में, खेतों में आ जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और फिर कोर जो
फर्स्ट फ्रूट होता है उसको ये लोग यूज़ करते हैं। फिर कार्तिक का महीना आता है, उसमें बीन्स इनकी राइपन हो जाती है तो उसको भी ये इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर ये लोग करते हैं। बेवाड़ एग्रीकल्चर कहलाती है, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी बेवाड़ भी करते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम इसके हो जाते हैं। ओके बेटा, तो हमने ये डिस्कशन किया था और ये सारे साल भर लगभग चलता रहता है। ये देखिए यहाँ पर एक वुमेन, एक गर्ल्स दिखाई गई हैं, संथाल गर्ल्स हैं ये। ओके, बिहार में 1946 में इनको जो है इनकी फ़ोटो ली गई थी ये। तो ये इस तरह के कल्चरल इस तरह का कल्चर ये लोग अपनाते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ये सेटल्ड हो गए एग्रीकल्चर करते करते, किस तरह से गांव इन्होंने बना लिया, अपने सेटल कम्युनिटी बन गई और ये बेवाड़ टाइप की एग्रीकल्चर करने लगे जो मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने जो सेटल्ड कम्युनिटी होती थी, संथाल और जैसे गोंड है, संथाल और गोंड कम्युनिटी है जो जिनको सिविलाइज कहा था, मतलब जो गाँव में ट्राइबल पीपल बस जाते थे, गांव बनाकर रहने लग जाते थे, उनको ब्रिटिशर्स हमेशा सिविलाइज पीपल कहते थे। क्या कहते थे? सिविलाइज कहते थे। वो उनके अकॉर्डिंग सिविलाइज होते थे, जैसे गोंड और जो संथाल है यहाँ पर सिविलाइज पीपल कहे गए थे। और जो हंटिंग का ही काम करते रहे लगातार, उनको ब्रिटिशर्स ने फिर क्रिमिनल ट्राइब कहा था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में पार्ट सेकंड में हम ये देखेंगे, ठीक है, हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स की जब यहाँ पर गवर्नमेंट शुरू हुई, कॉलोनियल रूल मतलब कि ब्रिटिश रूल, यहाँ कॉलोनियल रूल का मतलब हुआ ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल शुरू हुए तो ट्राइबल पीपल की लाइफ कैसे बदल गई, हम ये जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के टाइम में इनकी चेंज हो गई। जैसे कि क्या हुआ होगा ट्राइबल चीफ्स के साथ, जो ट्राइबल हेड होते थे उनकी लाइफ किस तरह से बदल गई होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 5 में एक लकड़ी का घर बनाता हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है आपको, ये लकड़ी का घर बना रहा है ये। ओके, ए लॉग हाउस बीन बिल्ट इन ए विलेज ऑफ निशी ट्राइबल्स, निशियापतानी। ये निशियापतानी कहाँ के? अरुणाचल के हैं। कहाँ के? ये अरुणाचल प्रदेश के ये ट्राइबल्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे एक लकड़ी का घर बना रहा है। अब देखिए ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या हुआ जब ब्रिटिश रूल शुरू हुए। याद है आपको, ब्रिटिशर्स ने बंगाल जीत लिया। ट्रेड टू टेरिटरी लेसन में आपने पढ़ा भी तो था कि वो लोग दीवान बन गए थे, पूरे इंडिया को उन्होंने कवर कर लिया, ठीक है। तो वो ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या होता है जब ब्रिटिशर्स कंट्रोल करना शुरू करते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स के आने से पहले इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरिया में ट्राइबल चीफ्स वर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, कि जो ट्राइबल चीफ होते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी होता था, यानी कि जो ट्राइबल का मुखिया, यानी कि आदिवासी मुखिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता था। दे इंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, उसके पास बहुत अच्छे अमाउंट में इकोनॉमिक पावर होती थी, मतलब कि धन धान्य से भरा होता था, मतलब उसकी लोग मानते थे। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर कंट्रोल देयर टेरिटरीज, और वो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने एरिया, अपने जो क्षेत्र है उसका शासित क्षेत्र है, उस पर पूरा कंट्रोल वो कर सकते थे। लेकिन सोचो, अगर ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने लगेंगे तो क्या इनको कंट्रोल करने दिया जाएगा ट्राइबल चीफ को? नो, बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। भाई ट्राइबल चीफ यानी कि आदिवासी मुखिया को कौन समझेगा? फिर ब्रिटिशर्स उनको डाउन कर देंगे, हटा देंगे अपने एरिया से। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइड टू लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि जो ट्राइबल चीफ होते थे ना, ये बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो कई जगह पर इनके अपनी खुद की पुलिस भी होती थी। ट्राइबल चीफ के कुछ लीडर यानी कि कुछ पुलिस, मतलब अपने साथ कुछ ट्राइबल मैन रखते थे जिनको वो ट्राइबल पुलिस कहते थे, और अपने लोकल रूल भी बनाते थे। वो ट्राइबल पंचायत होती थी तो ट्राइबल पंचायत में लोकल रूल बनाया करते थे, ज़मीनों के रिलेटेड रूल भी बनते थे, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी ये लोग करते थे कि जंगल में कौन सा ट्राइबल पीपल किस एरिया में जाएगा और कैसे क्या कलेक्शन होगा, कितने टाइम में कलेक्शन होगा, कौन सी ट्राइब कब कहाँ पर पहुँचेगी, वो सारा कुछ मैनेजमेंट रखते थे। ये सब कब की बातें हैं? ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात है। मतलब कि ट्राइबल चीफ की पावर बता रहा है, इकोनॉमिक पावर है, वो टेरिटरी पे कंट्रोल कर रहा है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है, उसकी एक अपनी पुलिस है, उसका अपना एक लोकल रूल एरिया है, वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ उसकी कंट्रोल होती थी।
लेकिन 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 किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु ब्रिटिश रूल जब शुरू हुआ तब चीजें बदल गई। अंडर द ब्रिटिश फंक्शन, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज्ड। ट्राइबल चीफ यानी कि ट्राइबल मुखियाओं की पावर को बदल दिया गया। ठीक है, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट ऑफ लैंड। ठीक है, कि उनको केवल लैंड टाइटल्स या जो उनको क्लस्टर के अकॉर्डिंग जो विलेज में जिस एरिया में रहते थे उसके अकॉर्डिंग केवल टाइटल रखने को कहा गया और लैंड्स को वो रेंट पे ले सकते थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कि वो अपनी पावर खो चुके थे, प्रशासनिक शक्ति अब उनके पास नहीं रही थी। वर फोर्स टू फॉलो लॉ बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया, कि अब उनको फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की या ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रूल्स को माने और उनको समझे। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, उनको ये भी कहा गया कि वो ब्रिटिश ऑफिसर को उपहार दें। पे ट्रिब्यूट का मतलब है उपहार भेजे जाएं। ब्रिटिशर्स अब ट्राइबल हेड्स को, ट्राइबल पीपल्स को ये कहने लगे थे कि हम तुम्हारे मालिक हैं और तुम हमें उपहार दोगे। ये ट्राइबल्स को ब्रिटिशर्स कहने लगे थे। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, और ट्राइबल ग्रुप को वो अनुशासन सिखाने लगे थे ब्रिटिशर्स पावर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ट्राइबल चीफ्स क्या करने लग गए, ट्राइबल चीफ लॉस्ट देयर अथॉरिटी, इस तरह से ट्राइबल चीफ अपनी अथॉरिटी को लूज करते चले गए। दे हैड अर्लियर एंजॉय अमॉन्ग देयर पीपल, जो पहले अपने लोगों के बीच में उनकी पावर होती थी अब वो नहीं है, अब वो पावर उनके पास नहीं है। वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस, कि अब वो अपने पारंपरिक जो कर्तव्य हैं वो भी वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए आगे, व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये ट्राइबल चीफ की पावर तो चली गई, अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ या शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो होते हैं उनके साथ क्या किया जाएगा भाई, उनको भी तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करने देंगे भाई। जंगल पे ब्रिटिशर का कंट्रोल हो गया है तो क्या जंगल के कंट्रोल करने के बाद क्या वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने देंगे। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर्स इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलाउड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स होम। ब्रिटिशर्स उन लोगों को अच्छा नहीं समझते थे, ब्रिटिशर्स वर अनकंफर्टेबल, मतलब उन लोगों के साथ वो अच्छा महसूस नहीं करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, मतलब कि वो कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब उनको वो लोग अच्छे नहीं लगते थे जिनका अपना कोई परमानेंट घर नहीं है। मतलब कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स को चाहिए था टैक्स। अब सोचो, जो आदमी एक जगह पर रहता ही नहीं है तो ब्रिटिशर्स को टैक्स देगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चाहते थे कि सारे ट्राइबल पीपल सेटल्ड हो जाएं, क्या हो जाएं, सेटल्ड, और वो एक विलेज में रहें, एक विलेज में रहें ताकि उनसे जब चाहे हम बातचीत कर सके, जब चाहे उनको अनुशासन सिखा सके, जब चाहे उनको टॉर्चर कर सकें, जब चाहे उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो वो लोग जो कि अलग अलग जगह पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे या फिर जगह जगह पर रहते थे वो ब्रिटिशर्स को अच्छे नहीं लगते थे। मैंने बताया भी था कि ऐसे लोगों को ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, क्रिमिनल ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब कहते थे। जैसे कि इन्होंने क्रिमिनल ट्राइबल बेगाज को कहा था, बेगाज, ये बेगाज कम्युनिटी हमने पढ़ी भी है, एमपी की है, ये बहुत खतरनाक ट्राइबल पीपल है, हंटिंग कम्युनिटी है। तो बेगाज को ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब कहा था। आप जब 9th में जाओगे तो आपको ये एनटीएससी का क्वेश्चन मिलेगा कि सबसे खतरनाक कौन से थे जिनको ब्रिटिशर्स कभी कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बेगाज कम्युनिटी थी। ठीक है भाई, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ट्राइबल पीपल सेटल हो जाएं, गाँव में रहें, लेकिन ट्राइबल पीपल बहुत सारे ऐसे थे जो इनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है ना, तो क्या ब्रिटिशर्स ऐसे लोगों को लाइक करेंगे, नहीं। ब्रिटिशर्स किनको लाइक करेंगे, गोंड पीपल को। किसको लाइक करेंगे, गोंड पीपल को, गोंड को, गोंड जो कि एक जगह पर रहने लगे थे, संथाल जो एक जगह पर रहने लगे थे। अब पता है यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि ट्राइबल पीपल गोंड और संथाल को ब्रिटिशर्स यूज करेंगे, किसके अगेंस्ट यूज करेंगे, बेगाज के अगेंस्ट। बात समझ में आ रही है।
कभी सुना आपने ब्रिटिशर्स के बारे में? आपने सेकंड लेसन में पढ़ा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। तो गोंड और संथाल जो सेटल हो गए थे, गांव में रहने लग गए थे, अब जो गांव में नहीं रहते उनके खिलाफ गोंड और संथाल को यूज किया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीजें होने लगी थी। ओके, अब देखिए आगे, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब ये क्या है, एक यहां पर जो है भील कम्युनिटी की वुमेन्स है, ये देखो चावल लगा रही है यहाँ पे, ठीक है, फॉरेस्ट में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रही है। देखो इन्होंने एक जगह साफ की हुई है, देखो ये जगह इन्होंने यहाँ साफ की हुई है, देखिए यहाँ पर ये जगह इन्होंने साफ की हुई है। अब इस जगह पर ये जो जगह साफ की हुई इस पे अपनी फसल लगा रहे हैं, चावल वगैरह जो भी उगा सकते हैं वो लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे ट्राइबल वुमेन्स हैं, ये देखिए सारे ट्राइबल वुमेन हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कर रहे हैं ये? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और आपको पता होगा हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न भी कहा था, ठीक है ना, कतरन दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको क्या कहते हैं? कतरन दहन कृषि। क्या कहते हैं? कतरन दहन कृषि, इसको कतरन दहन कृषि कहा जाता है। ओके, तो ये भील वुमेन है जो कि गुजरात की हैं और ये लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यू इन मैनी फॉरेस्ट एरिया लाइक गुजरात, यू कैन सी द ट्री हैव बीन कट, कि पेड़ काट दिए गए हैं, ऊपर से छांग दिए गए हैं, पेड़ों के टहनियों को काट दिए गए। लैंड क्लियर टू क्रिएट पैचेज ऑफ कल्टीवेशन, कि लैंड्स क्लियर कर दी गई ताकि कल्टीवेशन किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर ये सब कुछ दिखा रहे हैं पूरा, कि पेड़ों की कटिंग करके यहाँ पर अब ये तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। ओके, तो जो ग्रुप गांव में सेटल हो जाते थे बिकेम पीजेंट्स एंड पीजेंट कल्टीवेटर, जो कि गांव के किसान और कल्टीवेटर बन जाते थे, उनको ब्रिटिशर्स अच्छा समझते थे, और जो नहीं बनते थे उनको अच्छा नहीं समझते थे। सेटल पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल, ब्रिटिशर्स को ये पता था कि जो गांव में बसे हुए पीजेंट्स हैं, जो ट्राइबल थे पहले, उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है एंड एडमिनिस्ट्रेट, और उनके ऊपर प्रशासन किया जा सकता है। देन द पीपल हु वर ऑलवेज मूव ऑन, कि उन लोगों से जल्दी आप इनको कंट्रोल कर पाओगे जो जगह जगह घूमते फिरते हैं। इसीलिए उनको घूमने फिरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। किसको? ब्रिटिशर्स को। द ब्रिटिश आल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनको अपने लिए लगातार एक टैक्स मिलता रहे और वो उसको यूज़ करते रहे। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लैंड सेटलमेंट लगाए। याद है आपको? परमानेंट सेटलमेंट लगा था। क्या लगा था? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट भी लगाया गया था। ओके, कौन कौन सेटलमेंट लगा था? परमानेंट सेटलमेंट लगा, फिर क्या लगा? परमानेंट सेटलमेंट लगा, और इसके अलावा महालवाड़ी, इसके अलावा क्या था? महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी सेटलमेंट लगा था। एक रैयतवाड़ी लगा था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट लगा था। तो इस तरह बहुत सारे लैंड सेटलमेंट किए गए थे, और वो उन्हीं पे कर सकते थे जो गाँव में रुक सकते थे, है ना। तो देखिए दैट इज, इसी वजह से दे मेजर द लैंड, इसीलिए वो ज़मीनों को मापने लगे। डिफाइन द राइट, और अपने अधिकार दिखाने लगे। ईच इंडिविजुअल ऑफ लैंड, कि हर प्रकार की भूमि उनकी है। द फिक्स द रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू फिक्स करने लगे। डिमांड फॉर स्टेट, ताकि वो वहाँ तक पहुँचाई जा सके। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर लैंड ओनर्स, कुछ पीजेंट्स ने अपने आप को लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया। अदर टीनेंट, और वहाँ पर कुछ किराएदार के रूप में, टीनेंट्स के रूप में, काश्तकार के रूप में फिर रह गए। एज यू सीन, जैसे कि आपने देखा चैप्टर नंबर 2 में दिखाया गया था कि टीनेंट्स वर पे रेंट, कि टीनेंट्स को, यानी कि जो काश्तकार होते थे, भूमिहीन कृषिहीन जो फार्मर होते थे, जो उनकी लैंड्स पर एज ए रेंट पे आते थे, वो लैंड ओनर्स को रेंट देते थे। टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट्स, कि अब वो स्टेट्स को रेवेन्यू भी देंगे आगे। तो ब्रिटिशर्स चाहते यही थे। अब देखो यहाँ पर एक दिखाया गया है, इसमें ये देखो ट्राइबल जो पीपल्स हैं, ये ट्राइबल पीपल हैं, देखो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये उगा रहे हैं, ये राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में राइस का, लेकिन ये सेटल कम्युनिटी के लोग हैं। ये क्या है? ये सेटल कम्युनिटी है। देखो इनमें और उनमें अंतर क्या है? देखो ये वाले गोंड और संथाल ग्रुप के लोग, ये नीचे वाला, ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये गोंड और संथाल पीपल है। और ये वाले जो हैं, ये जहाँ तक मेरा आइडिया, ये बैगाज हैं, ये बैगाज हैं। अब ये जंगल में होंगे,
इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ब्रिटिशर्स का, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ब्रिटिशर्स का, और इनके ऊपर कंट्रोल है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ओके। तो देखिए अब आगे, द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर, ब्रिटिशर्स पूरी ताकत लगाते रहे कि झूम कल्टीवेटर जो घूम घूम के खेती करते हैं, यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो एक जगह पर बस जाएं। ठीक है, वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, जिसमें वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट ईजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्कार एंड सोइल इज ड्राई, कि किसी जगह पर हल चलाना या कल्टीवेशन करना आसान नहीं होता था, जिस जगह पर पानी की कमी हो या मिट्टी सूखी हो वहाँ पर हल चलाना या फसल करना आसान नहीं होता था, इसलिए गांव के जो लोग होते थे इधर उधर चले जाते थे। इनफैक्ट इसके बजाय झूम कल्टीवेटर हु टुक प्लो कल्टीवेशन, जो कि अपने प्लोग से कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, हु टुक प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। ठीक है, सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, कि उनके खेतों में बहुत अच्छा अनाज भी फिर नहीं उग पाता था पानी की कमी की वजह से। सो झूम कल्टीवेटर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंस्टेड टू कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कि इसीलिए वो लोग अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करने में ही वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, कि मतलब कई जगह पर जैसे मान लीजिए सेटल हो गए तो कई बार पानी नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। इसलिए जो ट्राइबल पीपल होते थे वो इस तरह की रुक कर खेती करने के लिए तैयार नहीं होते थे। आगे देखिए, फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, फिर इसके लिए जब उनको भाई किसानों को जब मना करने लगे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जब फार्मर्स को मना किया जाने लगा, ब्रिटिशर्स मना करने लगे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, ब्रिटिशर्स उनको मना करने लगे थे, तो जब ये मना करने लगे तो फिर उन्होंने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया, बड़े पूरे जो है अलग अलग एरिया में प्रोटेस्ट हुआ था। ओके, तो अब देखिए आगे, ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लोगों को कुछ जंगल के हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के राइट्स दिए भी थे और कुछ जगह पर बिल्कुल ही मना कर दिया गया था। मतलब ये हुआ इस चीज़ का कि ब्रिटिशर जो है झूम कल्टीवेशन नहीं कराना चाहते थे, वो लोगों को सेटल करना चाहते ताकि लोग सेटल हो जाएं और रुक कर खेती करें ताकि उनके ऊपर कंट्रोल बन सके पूरा का पूरा, लेकिन कुछ जगह पर उनको अलाउड करना भी होता था। देखो फिगर नंबर 7 में, ट्राइबल वर्कर इन राइस फील्ड ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये राइस के फील्ड में काम कर रहे हैं, ट्राइबल पीपल हैं। नोट द डिफरेंस बिटवीन द राइस कल्टीवेशन इन फ्लैट प्लेन एंड इन द फॉरेस्ट, कि जंगल का कल्टीवेशन कैसा है और जो ये राइस का प्लांटेशन कर रहे हैं ये कैसा है, बिल्कुल डिफरेंस है भाई। जंगल के कल्टीवेशन में बिल्कुल अलग तरीके से देखो खेती कर रहे हैं और यहाँ पर ये अलग तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, आप देखिए आगे आते हैं, जंगल के कानून बनने लगे, जंगल के कानून बनने लगे, ठीक है। आपको बता दूं एक बहुत अच्छी नॉलेज है, एक ब्रिटिशर्स ने एक पर्सन को अपॉइंट किया था, आप 9th में पढ़ोगे इस बारे में, ये 9th का एडवांस टॉपिक है। ब्रिटिशर्स ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था, अपॉइंटेड ए ऑफिसर, इस ऑफिसर का नाम था डायाट्रिच ब्रेंडिस, ठीक है। ये एक ऑफिसर था जिसको जर्मन एक्सपर्ट था, ये एक जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट, इसको यहाँ पर बुलाया गया इंडिया में, और ये इंडिया में आके ब्रिटिशर्स के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। ये इंडिया में आकर डायट्रिच ब्रेंडिस फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये यहाँ पर करता है। ओके, इसने इंडिया के जंगलों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसने 3 टाइप से उसको क्लासिफिकेशन किया। पहला उसने बताया इंडिया के रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट उसने कैटेगरी बनाई पहली, ठीक है। दूसरी कैटेगरी बनाई उसने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये इसने बांट दिए। तीसरी कैटेगरी जो बनाई वो थी विलेज फॉरेस्ट की, विलेज फॉरेस्ट, ये उसने एक कैटेगरी और बनाई, ठीक है। इस तरह जंगलों को 3 अलग अलग कैटेगरी में इसने बांट दिया, जो कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही था पूरा। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस तरह की ये चीज़ें की जाएं,
और फिर उसके बाद जंगल के रूल बनाने शुरू कर दिए। अब ट्राइबल पीपल को जंगल से भगाया जा रहा था, उनके जंगल छीन लिए गए। ट्राइबल चीफ की पोजीशन तो पहले ही छीन ली गई, आपको बताया था मैंने कि ट्राइबल चीफ की पोजीशन छीन ली गई थी। ब्रिटिशर्स खुद जंगल काट रहे थे और तार लगा रहे थे जंगलों पे ताकि ट्राइबल वहाँ पर एंट्री ना कर सके। कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे नंबरिंग भी की गई थी। आजकल आप देखते हो सड़क के दोनों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम होती है, तना होता है, उसके ऊपर नंबरिंग की जाती है उसको काट कर। किसी पेड़ पे 250 होता है, किसी पे 300 होता है, किसी पे 500 होता है, 548 होता है किसी पे। तो वो जिन पे नंबरिंग की होती है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और जहाँ तार वार लगाए गए वो रिजर्व फॉरेस्ट है। और जो जंगल की जंगल झाड़ियाँ, कांटेदार जंगल झाड़ियाँ, बिलायती कीकर, ये सब जो होती है वो विलेज फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। जहाँ तक मेरा आइडिया है, ब्रिटिशर्स केवल आदिवासी पीपल को विलेज फॉरेस्ट में जाने को देते थे बस। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाना और रिजर्व फॉरेस्ट में जाना उनको बिल्कुल मना था। इस तरह के रूल बनाए गए। ओके, क्या ट्राइबल पीपल्स इनको सहन करेंगे? जब उनका घर छीना गया, उनके जंगल छीने गए, तो क्या इस चीज़ को वो सहन करेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, अब देखिए इसमें फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, कि जंगल के कानून और उनके क्या असर पड़े। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू सीन, जैसे कि आप देख रहे हो, वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, कि जंगल के जो ट्राइबल पीपल थे उनकी लाइफ पूरी तरह से जंगल पर डिपेंड थी। और अगर जंगल हटा दिए जाएंगे, जंगल छीन दिए जाएंगे, तो इससे क्या होगा? उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो चेंज इन फॉरेस्ट लॉ हैड कंसिडरेबली इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ। अगर जंगल के कानून बदले जाएंगे तो ट्राइबल पीपल की लाइफ भी पूरी तरह बदल सकती है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द ट्राइबल पीपल। ठीक है, ओके। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड द कंट्रोल ओवर द ऑल फॉरेस्ट, ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल सभी जंगलों पर बढ़ाते जा रहे थे। डिक्लेयर दैट, और ये डिक्लेयर कर चुके थे, दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, कि जंगल अब राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है, मतलब कि ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है। अब सोचो कि अगर ऐसा वो करेंगे तो जंगल के लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? जंगल के लोग कहाँ जाएंगे? सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट में बांट दिए गए, जैसे मैंने बताया आपको। दे वर प्रोड्यूस टिम्बर, जहाँ पे लकड़ियाँ उगती थी वो लकड़ियों को यूज़ करने लगे। एक्चुअल में आपको मैं बता दूँ कि एक्चुअल में क्या होता था कि ब्रिटेन के अंदर क्या होता था, ब्रिटेन के अंदर 1725 में ब्रिटिश रेलवे शुरू हुई थी, ब्रिटिश रेलवे। उसके बाद में उन्हें रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए यानी कि जहाँ पर रेल चलेगी उसके लिए उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर टिम्बर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। ये सब जैसे कि ये जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पे रेल की पटरियाँ चलेगी, तो इनको ऐसे बांधने के लिए इस तरह के टिम्बर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये वाली, जैसे अब देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है। देखिए, अब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये रेल की पटरी हैं, ये रेल की आयरन पटरियाँ हैं, तो इसको जो है किसी लकड़ी के थ्रू ऐसे होल्ड किया जाएगा। ऐसे देखो, ये होल्ड कर रहे हैं ऐसे। आप देखोगे रेल की पटरियाँ आजकल इस तरह की जो ये होल्डिंग करने के लिए जो बन रही हैं, ये आजकल कंक्रीट की बनती हैं, ठीक है। लेकिन पहले कंक्रीट की नहीं बनती थी, लकड़ियों की बनती थी। ये जो होल्डिंग करने के लिए, इसको हम क्या कहते थे? स्लीपर्स। क्या कहते थे? स्लीपर्स। इनको स्लीपर्स, जैसे कि आपको साइड में दिखाया गया, यहाँ स्लीपर्स के बारे में बताया गया है। ये स्लीपर्स दिखाए गए हैं। द हॉरिजॉन्टल प्लांक ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन आर लेड, जिसके ऊपर रेलवे लाइन डाली जाएगी। मतलब कि ब्रिटिशर्स को बहुत भारी संख्या में टिम्बर्स की ज़रूरत पड़ रही थी जिससे वो स्लीपर्स बना सकें, ठीक है, स्लीपर जिनसे बना सके। तो इसीलिए इंडिया के अंदर से बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। फिर उन्होंने इंडिया में भी रेलवे का वर्क शुरू कर दिया। इंडिया में रेलवे का वर्क 1853 में शुरू हुआ था। द फर्स्ट इंडियन रेलवे जो शुरू हुई, इंडियन रेलवे, ये कब शुरू हुई? फर्स्ट इंडियन रेलवे 1853 में शुरू हुई, और ये बॉम्बे टू ठाणे, कहाँ के बीच में चली? बॉम्बे टू ठाणे, बॉम्बे टू ठाणे चली थी ये, बॉम्बे टू ठाणे। ओके, ये बॉम्बे टू ठाणे चली, और ये 34 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक था जो इंडिया में शुरू किया गया था।
लेकिन उससे पहले आप देखोगे 1725 में ब्रिटेन में रेलवे चल चुकी थी। तो आप ये सोच के देखो कि ब्रिटिशर्स को कितने जंगल की जरूरत पड़ रही है। मेरे ख्याल से तो हाई लेवल पे जंगलों की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए उन्होंने इंडिया के ट्राइबल पीपल्स को रेलवे ट्रैक्स में जो टिम्बर्स यूज़ होती है, जो पेड़ों की कटिंग, ट्री कटिंग के बाद उनको मिलेगी, वो यूज़ करने लगे थे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये जंगल कटवाने लगे। इसीलिए उन्होंने जंगल के कानून बनाए ताकि कोई भी उस पे अंदर एंट्री ना कर सके और हम रिजर्व फॉरेस्ट पे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे पूरा कंट्रोल हम बना सके। इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट को जो है स्टेट प्रॉपर्टी भी उन्होंने बताया। ओके, तो देखिए आगे, दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। वो लकड़ियाँ चाहते थे, जंगलों से लकड़ियाँ चाहते थे कि उनको इंग्लैंड जैसे देश में भेजा जा सके और वहाँ वो उससे रेलवे के ट्रैक बना सकें, रेलवे के ट्रैक या स्लीपर्स के रूप में यूज़ कर सकें। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, इन दीज फॉरेस्ट पीपल्स वर नॉट अलाउड इन दिस फॉरेस्ट, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में विलेज जो फॉरेस्ट पीपल थे उनको अलाउड नहीं होता था कि वो यहाँ पर अपने फ्रीली घूम सकें या झूम कल्टीवेशन वो कर सकें, स्थानांतरित खेती कर सके, अलाउड नहीं होता था। या वो फ्रीली जैसे पहले घूमते थे फ्रूट्स का कलेक्शन कर सके, ऐसा भी उनको अलाउड नहीं होता जब से कानून बने। एनिमल हंट, जंगल में जानवरों का शिकार नहीं करते थे। कुल मिला के सारी चीज़ें छीन ली उनसे। झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, फ्रूट कटिंग या फ्रूट कलेक्शन नहीं कर सकते, एनिमल हंटिंग नहीं कर सकते। इस तरह के रूल बने कि वो बहुत बुरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे। तो सोचो और दिमाग लगाओ, इस चीज़ पे दिमाग लगाओ कि अब इन ट्राइबल पीपल्स की लाइफ का क्या होगा जो पूरी तरह जंगल पे डिपेंड है। हाउ वर जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव एज सच ए कंडीशंस, एज सच ए सिचुएशन, कि किस तरह से वो इस तरह की लाइफ जिएंगे। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। बहुत सारे तो जगह छोड़ छोड़ के दूसरी जगह पहुंच गए ताकि उनको कोई काम मिल सके और अपना जीवन चला सके। ट्राइबल पीपल की लाइफ बुरी हालात में आ गई। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को जंगल में रहने के लिए मना किया, दे फेस ए प्रॉब्लम, उनको एक प्रॉब्लम भी आने लगी। वेयर वुड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्री। भाई ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया जंगल में जाने के लिए, तो अब ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक प्रॉब्लम ये आने लगी कि अब वो पेड़ों की लकड़ियाँ किससे कटवाएंगे। कोई गोरा अंग्रेज जंगल में जाके लकड़ियाँ नहीं काट सकता था। लकड़ी काटने का काम तो बहुत अच्छे ढंग से ट्राइबल पीपल कर सकते थे। तो अब ये समस्या भी सामने आई कि भाई पेड़ों को कटवाएं किससे। तो इसके लिए उनको फिर लेबर के लिए भी ट्राइबल पीपल की ज़रूरत पड़ने लगी ताकि पेड़ों को काट कर रेलवे स्लीपर्स बनाए जा सकें। और जहाँ तक मेरा आइडिया, मैं आपको रेलवे स्लीपर्स के बारे में बता चुका हूँ कि जो रेल गेज होती है, रेल की पटरियाँ होती हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको इकट्ठा रखने के लिए जो है लकड़ी के स्लीपर्स चाहिए थे, जिनको रेलवे स्लीपर हम कहते हैं। एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, और जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लॉग्स का मतलब है कि लकड़ी के लट्ठे जो कि जहाज़ में लोड करके इंग्लैंड तक पहुंचाए जाएंगे, वो भी कैसे होगा, तो उसके लिए लेबर चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए आगे। कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद द सॉल्यूशन। तब कॉलोनियल ऑफिसर के सामने, यानी कि जो अधिकारी गण थे, उनके सामने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ये किया। उन्होंने डिसाइड किया दे वुड गिव जूम कल्टीवेटर स्मॉल पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, कि वो जूम कल्टीवेशन को थोड़ा सा जंगल का भाग दे देंगे जहाँ पर वो कटिंग करके अपनी फसल उगा सकेंगे। अलाउ देम टू कल्टीवेट, वो उनको कल्टीवेट करने के लिए अलाउड कर देंगे। द कंडीशन दैट, एक कंडीशन पर, दैट हु लिव्ड इन द विलेज, कि जो जंगल में रहेंगे उन्हीं को देंगे, जो विलेज में रहेंगे उन्हीं को देंगे। ठीक है, एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, जो जंगल की देखभाल कर सके उन्हीं को हम देंगे। सो मैनी रीजन, बहुत सारे एरिए में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिए गए, इस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज, और वो फॉरेस्ट के नज़दीक जंगल भी, जो फॉरेस्ट के जो जंगल फॉरेस्ट के जो गांव, फॉरेस्ट यानी जंगल के जो गांव होते थे वो बना दिए गए। इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, ताकि उनको सस्ती लेबर वहाँ से मिलती रहे और वो उससे लकड़ियाँ कटवाते रहे। तो ब्रिटिश बड़े चालाक थे भाई, उन्होंने धीरे धीरे जंगलों को भी कंट्रोल किया और फिर लेबरिंग का वर्क भी इन्हीं से, यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे उनसे करवाया। ओके, अब देखो नीचे कुछ दिखा रखा है। सोर्स 2 में एक वॉरियर इल्विन, याद है ना आपको, ये उनके साथ रहने के लिए गया था और इसने उनकी नॉलेज दी थी।
तो देखिए, इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजों की भूमि है, हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, जो ये अंग्रेजों की भूमि है, इस पे कितना मुश्किल है जीना। इसने अपना एक आर्टिकल लिखा इन 1930, 1930 में। वैरियर इल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ बेगास, कि जब वो बेगास के लैंड पे विजिट करने के लिए गए, ए ट्राइबल ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का एक ट्राइबल ग्रुप वहाँ उनको मिलता है। जहाँ तक मेरा आइडिया, ये बेगास ग्रुप के पास रहने के लिए गए थे। ओके, ही वांटेड टू नो, वैरियर इल्विन ये जानना चाहता है अबाउट देम, उनके कल्चर के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, देयर आर्ट, उनकी कलाकारी के बारे में, एंड फोल्कलोर, और उनके जो उनके जो देसी संगीत होता है, गीत होता है, उनके बारे में जानना चाहता है। ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग, उन्होंने उनके बहुत सारे सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया। एंड लेमेंटेड हार्ड टाइम्स बेगास वर हैविंग अंडर ब्रिटिश रूल, उन्होंने फिर महसूस किया, ये उनको महसूस हुआ वैरियर इल्विन को, कि जो ये बेगास कम्युनिटी के लोग हैं, ये बहुत बड़ी सिचुएशन में, बहुत बुरी सिचुएशन में है, जो वहाँ पर ये रह रहे हैं जंगलों में, ब्रिटिशर्स जिनको बुरी कंडीशन में रख रहे हैं। अब देखो, अब उनका जो गीत था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, इन दिस लैंड, इस भूमि में, अंग्रेज़ों की भूमि में, हाउ हार्ड इज़ इट टू लिव, कि रहना कितना मुश्किल है, हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कितना मुश्किल है। इन द विलेज सिट द लैंडलॉर्ड, यहाँ गांव के मुखिया यानी कि गांव के बड़े ज़मींदार गांव में अब हो गए हैं। इन द गेट सिट द कोटवार, गांव के गेट पे ही कोटवार बना होता है। इन द गार्डन सिट द पटवारी, अब गार्डन में पटवारी बैठा करते हैं। इन द फील्ड सिट गवर्नमेंट, और फील्ड में गवर्नमेंट आ गई है। ये बता रहा है कि गांव में विलेज ज़मींदार बैठ गया है, गेट पर कोतवाल बैठ गया है। कोतवाल मतलब पुलिस, या कोतवाल मतलब पुलिस, कोतवाल का मतलब। और बागों में पटवारी बैठ गया है, और गवर्नमेंट फील्ड में आ गई है। इस तरह से कितना जीना मुश्किल हो गया है। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कि कितना मुश्किल है अंग्रेज़ों की भूमि पे जीना। टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काउ, कि पशु टैक्स देने के लिए हमें अपनी गायें बेचनी पड़ रही है। टू फॉरेस्ट टैक्स वी हैव सेल बुफेलो, कि जंगल का टैक्स देने के लिए हमें हमारी भैंसें बेचनी पड़ रही हैं। टू पे लैंड टैक्स, ज़मीनों का टैक्स देने के लिए वी हैव टू सेल बुलॉक्स, तो हमें अपने बैल बेचने पड़ रहे हैं। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कि कितना मुश्किल है अंग्रेजों की भूमि पे जीना। ठीक है, हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कितना मुश्किल है जीना। हाउ आर वी गेट आवर फूड, तो हमें हमारा भोजन कैसे मिलेगा इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश। तो इस तरह का एक कठिन ज़िंदगी, एक मुश्किल ज़िंदगी वैरियर इल्विन ने उनकी अपने जो है वैरियर इल्विन सैमरू हेविल्स सॉन्ग ऑफ मैकाल की पहाड़ियों से ये लिखा गया। मैकाल की पहाड़ियाँ जो हमारे सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, वहाँ से ये लिया गया। तो बड़ा मुश्किल टाइम आ चुका था, मतलब कि बहुत ही मुश्किल टाइम आ गया था जब जंगल कानून बने ब्रिटिशर्स की तरफ से, और ट्राइबल पीपल बुरी हालात में आ गए। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक गोदारा वुमेन है, गोदारा वीविंग ये कर रहे हैं, वीविंग मतलब कपड़े बना रहे हैं ये। मैनी ट्राइबल्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स ने फिर इस जंगल के कानून के प्रति रिएक्शन किया। उन्होंने कहा कि हम इसको सहन नहीं करेंगे, आप जो कानून बना रहे हो हमें अलाउड नहीं कर रहे हो जंगल में जाना, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो सब कुछ, ब्रिटिशर्स के कानून नहीं चलेंगे। दे डिसअबोए द न्यू रूल, उन्होंने नए कानून को मानने से मना कर दिया। कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट दे डिक्लेयर इलीगल, कि वो सारे काम वो करते रहे ट्राइबल पीपल जिनको ब्रिटिश ने इलीगल डिक्लेयर किया था। भाई ब्रिटिशर्स जिस चीज़ को इलीगल कहते थे वो सारे काम वो करते रहे ट्राइबल पीपल, मतलब मानने ही नहीं, वो ब्रिटिशर्स की बात उन्होंने मानी नहीं। एट टाइम, रोज समय बीता, ओपन रिविलियन, खुले विद्रोह हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सच एज रिवोल्ट ऑफ संग्राम सोंगमा, जो आसाम में हुआ था 1906 में। बेटा याद कर लेना, संग्राम संगमा 1906 में आसाम में हुआ था। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, इसी 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी थी,
जो कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन बाद में करा देती है, मुस्लिम लीग इन ईस्ट बंगाल। तो 1906 में आसाम के जंगलों में फिर संगमा एक ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, और एक और फिर फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ, एक और जंगल का सत्याग्रह किया गया 1930 में, जो सेंट्रल प्रोविंशियल एरिया में था। उस समय तो गांधी जी आ गए थे, और 1930 में जहाँ तक मेरा आइडिया है गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस समय चल रही थी। अब आगे देखो, ब्रिटिशर्स की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम आई। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार करने में भी अब प्रॉब्लम होने लगी। जो ट्राइबल पीपल जो पहले जंगल से इकट्ठा करके लाते थे बहुत सारा सामान, वो शहर की आसपास की गाँव की मंडियों में बेच देते थे, उनके साथ भी प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आसपास ट्राइबल ग्रुप को ये पाया गया, ये उनको मिला दैट ट्रेडर एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट, कि ट्रेडर और मनी लैंडर यानी कि महाजन और व्यापारी जंगलों में आ गए हैं। मतलब जंगलों में आते थे 19th सेंचुरी के आसपास और उनसे खरीद कर ले जाते थे। ओके, वर ऑफन वांटिंग टू बाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, ऑफरिंग कैश लोन, कि जो जंगल में ट्राइबल ग्रुप्स के पास ये ट्रेडर, व्यापारी और मनी लेंडर आते थे और उनको पैसे वैसे जो जंगल के ट्राइबल को जरूरत पड़ती थी वो उनसे ले लिया करते थे, और अपना जो जंगल का जो प्रोडक्ट है, जो उनके पास फ्रूट्स हैं या जो भी जो गम्स हैं या फिर उनके पास हर्ब एंड शर्ब्स हैं, मसाले हैं जो भी उनके पास, तो वो बेच दिया करते थे, और कई बार तो उनको लोन भी मनी लेंडर से मिल जाते थे। ठीक है, और एंड आस्क देम फॉर वर्क फॉर वेजेस, और उनको कई बार लेबर के रूप में पैसे के बदले काम करने के लिए भी कहा जाता था। तो कुछ तो तैयार हो जाते थे काम करने के लिए और कुछ तैयार नहीं होते थे। बहुत सारे ग्रुप के लोग थे, कभी वो लेबरिंग का वर्क नहीं करते थे। जब बेगाज ग्रुप था वो कभी भी लेबरिंग का वर्क नहीं करता था, दूसरे लोग कर लेते थे। जैसे मैं ये कहूँ कि ओरान, संथाल, मुंडा, ये सब कर लेते थे लेबरिंग वर्क। आप देखो छत्तीसगढ़ के आसपास छोटा नागपुर प्लाटू है, वहाँ पर कोल और आयरन माइन बहुत सारी लगी हुई है। उड़ीसा में भी बहुत सारी आयरन माइन लगी हुई है, आयरन की खान लगी हुई है जहाँ आयरन निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, तो वहाँ पर वो लेबरिंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप के लोग थे जो लेबरिंग नहीं करते थे, तो चीज़ें अब बदल रही थी। इट टुक ट्राइबल्स ग्रुप सेम टाइम अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाट हैपनिंग, कि अब देखिए कि रूल बनने के बाद, कंट्रोल करने के बाद ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ। लेट्स कंसिडर एज ए केस ऑफ सिल्क ग्रोवर, आइए एक सिल्क ग्रोवर का जो सिल्क के धागे तैयार करता है उसका एक केस स्टडी करते हैं। इन 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में इंडियन सिल्क वाज डिमांडेड इन यूरोप मार्केट, की इंडिया का सिल्क क्या होता है, सिल्क का धागा होता है, सिल्क थ्रेड एक धागा होता है जिससे बहुत ही फाइन सिल्क क्लॉथ बनते हैं, फाइन सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं। ओके, ये सिल्क के क्लॉथ इतने बढ़िया और इतने अच्छे होते हैं, वजन बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही हल्के होते हैं, और इनको सिल्क कोकून से तैयार किया जाता है, सिल्क कोकून। अब ये सिल्क कोकून क्या होता है, ये रेशम के कीड़े होते हैं जिनसे हम सिल्क के धागे प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये सिल्क कोकून शहतूत के, मलबरी के पेड़ों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मलबरी के पेड़ों पे। सिल्क कोकून पालना सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ओके, ये ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं। सिल्क कोकून को पालना और उनसे सिल्क के धागे तैयार करना सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, तो देखिए यूरोप के मार्केट में इंडियन सिल्क की बड़ी डिमांड होती थी भाई, बहुत डिमांड होती थी भाई, सिल्क की बड़ी डिमांड होती थी। ये देखिए इंडियन सिल्क की बड़ी डिमांड होती थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड, कि अच्छी क्वालिटी का इंडियन सिल्क बहुत अच्छी वैल्यू मिलती थी, बहुत पैसे मिलते थे। एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंक्रीज रैपिडली, और ये लगातार बढ़ता चला जाता था, इसका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला जाता था। एज मार्केट एक्सपेंडेड, जैसे जैसे मार्केट बढ़ते चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इंक्रीज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोविंग डिमांड, कि जैसे जैसे हमारे इंडिया के सिल्क की डिमांड बढ़ती चलेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी हमारे इंडिया के लोगों से ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन करवाने लगे थे। हजारीबाग जो आजकल झारखंड में है, वाज एन एरिया, एक ऐसा एरिया होता था वेयर संथाल रियड कोकून, मैंने बताया था ना सिल्क कोकून। अब आपको समझ आ गया होगा कि सिल्क कोकून क्या है, रेशम के कीड़े, और रियड का मतलब होता है पालना। संथाल ग्रुप के लोग, संथाल ट्राइबल झारखंड में सिल्क कोकून पालने लगे थे। द ट्रेडर डीलिंग द सिल्क सेंड देयर एजेंट्स, ट्रेडर उन लोगों के साथ, संथाल ग्रुप के साथ
जो है इसकी सिल्क की जो डीलिंग करने लगे थे, उन गेव लोन, जिनको लोन भी दिया जाता था पहले ट्राइबल्स को, ट्राइबल पीपल को, कलेक्ट द कोकून, उनसे फिर वो कोकून इकट्ठा कर लेते थे। मतलब कि कोकून की फसल जब वो तैयार करते थे, कोकून का जो सिल्क तैयार करते थे, उससे पहले उनको एडवांस पेमेंट उनको दे दिया करते थे। द ग्रोवर वर पेड ₹3, ₹4 1,000 कोकून, कि हज़ारों कोकून के लिए, हज़ारों धागों के लिए वो 3 से 4 रुपये उनको दिया करते थे। उस समय 3 से 4 रुपये बड़े वैल्यूबल होते थे भाई। 3 से 4 रुपये बहुत बड़ी एक क्वांटिटी होती थी पैसे की। उस समय पैसे बहुत ही कम होते थे, तो इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होती थी। ठीक है। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान। फिर ये बर्दवान और गया, बर्दवान और गया ये बिहार की एक जगह है, वहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर दी जाते थे। वेयर दर सोल्ड, जहाँ पर ये बेच जाते थे 5 टाइम द प्राइस, मतलब कि 3-4 रुपये में ख़रीदा और 4-5 गुना बिका, यानी कि 20 रुपये लगभग ये बिका, 15-20 रुपये लगभग ये बिका वहाँ पर। ओके, बहुत महंगे दामों पर। बर्धमान और गया जैसी जो इंडिया की लोकेशन है, वहाँ पर ही बहुत महंगा बिका। तो सोचो यूरोप में क्या होगा, यूरोप में तो और भी बढ़िया होगा। द मिडल मैन, जो बिचौलिया होता था, सो कॉल्ड बिकॉज द अरेंजमेंट डील बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोवर मेक ए यूज प्रॉफिट, कि जो बीच का बिचौलिया होता था, जो इनके साथ वो एग्रीमेंट किया करते थे, तो उनको बड़ा फ़ायदा होता था, प्रॉफिट होता था। द सिल्क ग्रोवर, जो सिल्क उगाने वाले लोग होते थे, वो बहुत कम कमा पाते थे, क्योंकि उनको 3 से 4 रुपये मिल रहे थे। देखो दिखा रहा है 3 से 4 रुपये मिल रहा है, और बाकी जो बीच में बिचौलिया होता था उसको काफ़ी प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो कि सिल्क ग्रोवर को बहुत ही कम पैसे यहाँ पर मिलते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप सा मार्केट, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप मार्केट जानते थे, देखा था। ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज़, तो ट्रेडर उनके एक तरह से जो है मेन दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहे थे वो। फिगर नंबर 9 में दिखाया गया हजांग वुमेन, एक हजांग वुमेन है, ये एक मैट तैयार कर रही है, एक चटाई तैयार कर रही है ये। फॉर वुमेन डोमेस्टिक वर्क वाज नॉट कन्फाइंड टू होम, वुमेन्स के लिए घर के कामों के अलावा भी बहुत सारे काम उनको करने होते थे। दे कैरिड देयर बेबीज़ विद दैम, वो अपने बच्चों को अपने पीछे, जैसे बांध लिया इस लेडीज़ ने, अपने पीछे बांध लेते थे। विद द फील्ड, और खेतों में चले जाते थे। एंड द फैक्ट्री, और फैक्ट्री में काम करने के लिए वो चले जाते थे। बड़ी मेजरेबल लाइफ होती थी, बहुत ही मुश्किल जीवन इनका होता था, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो और भी मुश्किल दिनों से ये निकल रहे थे। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे हम जो स्टडी करने वाले हैं कि और क्या हुआ। ट्राइबल पीपल्स अब वर्क की सर्च में निकलने लगे, अब वो काम ढूंढने लगे। मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनी फर्स्ट। उसके बाद देखिए ये रहा फिगर नंबर 10 में दिखाया गया है कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल कोल माइन में काम करने के लिए बिहार चले गए। ये देखो बिहार में 1948 के आसपास की बातें हैं। इन 1920 ठीक है में लगभग 50% जो माइंस हैं, ठीक है 1920 अबाउट 50% ऑफ माइनर्स इन द झरिया एंड रानीगंज कोल फील्ड्स, जो झरिया और रानीगंज के जो माइंस है बिहार में, वहाँ पर ट्राइबल्स काम कर रहे थे। यानी कि 1920 के आसपास देखोगे 50% माइनर्स वो ट्राइबल पीपल थे। देखो जो जंगल के फ्रीली जो पीपल होते थे, वो आज यहाँ इन कोल माइन में, इन कोल माइंस में काम कर रहे हैं। ये कोल माइन आजकल झारखंड में है, जहाँ पर बहुत सारा कोल निकाला जाता है, और ओडिशा में भी बहुत सारे आयरन माइन हैं, आयरन माइन है जहाँ पर आयरन निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्राइबल पीपल ये ज़्यादातर जो काम करके देते हैं उनको। तो अब देखो जंगल से बेचारे निकल कर कहाँ गए, शहरों में आ गए और माइंस में काम करने लगे। वर्क डीप डाउन इन द डार्क, अब वो गहरे अंधेरे में काम करते। सफोकेटिंग, बहुत ही मुश्किल, सांस जहाँ पर नहीं लिया जा सकता, दम घुटने वाली जगह पर काम करने लगे। वाज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग डेंजरस, जहाँ पर बहुत ही खतरा होता था और वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती थी। इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग, कि ये माना जाता था कि ये ज़्यादातर कई बार इनमें काम करते करते मर भी जाते थे। इन 1920s 2000 वर्कर डाइड एवरी ईयर इन कोल माइन ऑफ इंडिया। 1920 के आसपास का एक फिगर था कि 2000 से भी ज़्यादा ट्राइबल पीपल कोल माइन में, और जो अदर आयरन माइंस और जो दूसरी माइंस होती हैं उनमें मर चुके थे। ठीक है,
फिर भी ये देखो, आप देख रहे हो कितनी बुरी कंडीशन में ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत बुरी हालात है इनकी। एक ये कोयला ढो रहा है अपने सिर पर और एक ये खुदाल अपने साथ ले चुका है जो कोयला तोड़कर वहाँ से लाया है। अब ये काम ढूंढने के लिए निकल चुके थे, सर्च ऑफ वर्क, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल की ज़िंदगी बदल चुकी थी, हु हैड टू गो फॉर अवे फॉर देयर होम इन सर्च ऑफ वर्क, वो अपने घर से निकल जाते थे काम ढूंढने के लिए, इवन रोज, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में होते थे। एंड लेट 19th सेंचुरी और 19वीं शताब्दी के अंत तक वो लोग टी प्लांटेशन में काम करने के लिए निकले। स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग, और माइनिंग में काम करने के लिए आए। बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में रही थी। ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क इन ए टी प्लांटेशन, ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जाता था, उनको रिक्रूटमेंट की जाती थी कोल माइन में, झारखंड में, आसाम के टी प्लांटेशन में उनको काम करने के लिए भेजा जाता था। गाँव से रिक्रूटमेंट होती थी, गाँव से क्या होती थी, रिक्रूटमेंट होती थी। क्या होती थी, रिक्रूटमेंट होती थी, मतलब भर्ती होती थी। गाँव से क्या होती थी, भर्ती, और उनको फिर आसाम में इधर उधर भेज दिया जाता था। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भर्ती होते थे। गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर आता और वो लोगों को भर्ती करके ले जाता। हूँ पेड देम, जिसको पैसे देते थे ब्रिटिशर्स, इस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते थे। द मिजरेबल लो वेजेस, और फिर बाद उनमें उनको बहुत ही कम पैसे, वेजेस यानी कि बहुत ही कम उनको तनख्वाह मिलती। एंड प्रिवेंटेड देम फॉर रिटर्निंग होम, और ये कोशिश की जाती कि कभी वो घर वापस ना लौट पाएँ। बड़ी मुश्किल के दिन थे, बड़ी मुश्किल के दिन थे। 1859 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा था, इस एक्ट की वजह से आसाम के टीम प्लांटेशन में काम करने वाले जो लोग थे, आसाम टी प्लांटेशन, इसमें जो काम करने वाले लोग थे बेचारे कभी घर नहीं लौट पाए। इस तरह के कानून में इनको बांध दिया गया था, एग्रीमेंट रिन्यू कर दिया जाता था बार बार। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, बहुत बुरी हालात इन ट्राइबल पीपल की हुई। ठीक है, तो आइए अब लास्ट में देखते हैं, क्लोजर लुक लास्ट में कि हमने क्या पढ़ा। थ्रू 19 एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में ट्राइबल ग्रुप्स डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंज, कि ट्राइबल ग्रुप्स अब विद्रोह करने लगे थे, जो बदलाव हुए थे कानून में, जो बदलाव किए उनमें विद्रोह करने लगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिस, जो उनकी गतिविधियों पर जो रोक लगाई उसके ऊपर विरोध करने लगे। न्यू टैक्सेस जो हमारे ऊपर लगाए गए ट्राइबल्स पर, उनका विरोध करने लगे। दे हैड टू पे, जो उनको पे करना पड़ रहा है। एंड द एक्सप्लोटेशन बाय द ट्रेडर, और जो व्यापारियों के थ्रू वो उनको शोषण किया गया उसका वो विरोध करने लगे। एंड द मनी लैंडर, और जो उनके जो मनी लैंडर्स होते थे यानी कि जो महाजन होते थे, जो उनका वो विरोध करने लगे। ठीक है, और प्रोटेस्ट करने लगे। द खोल रिबेल, अब इसी तरह का एक और रिबेल देखिए 1831 और 32 में हुआ। संथाल रोज रिवेल्ट इन 1855, संथाल ग्रुप के लोगों ने 1855 में किया। खोल ट्राइबल पीपल ने कब किया, 1831-32 में। संथाल ने कब किया, 1855 में। बस्तर रिबिलियन हुआ, सेंट्रल इंडिया का बस्तर, छत्तीसगढ़ का, 1910 में। और महाराष्ट्र में वर्ली रिवोल्ट हुआ 1940 में। ठीक है ना, तो हमें इनको याद करना है। ओके, दोबारा देख लीजिए, खोल रिवोल्ट कब हुआ, कोल रिवोल्ट्स 1831 और 32 में हुआ। ओके, संथाल लोगों ने कब प्रोटेस्ट किया, संथाल ने किया 1855 में किया। ओके, इसके अलावा बस्तर रिवोल्ट कब हुआ, बस्तर 1910 में हुआ। और वर्ली रिवोल्ट कब हुआ, वर्ली रिवोल्ट हुआ महाराष्ट्र का वर्ली, ये 1940 में हुआ। ठीक है, तो हमें ये याद करने हैं। अच्छा, 1906 में भी कुछ हुआ था, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि 1906 में भी एक रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, 1906 में भी एक रिवोल्ट किया गया था। ये देखिए 1906 में भी एक रिवोल्ट हुआ था, संग्राम सोंगमा। ये देखिए 1906 में क्या हुआ था, संग्राम संगमा। ठीक है, संगमा। ओके, ये रिवोल्ट हुआ था, ये कहाँ हुआ था, आसाम में हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ओके, इस तरह से देखिए। अब देखिए, अब एक लास्ट पॉइंट है बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, द ग्रेट हीरो ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो बिरसा के बारे में अब एक हिस्ट्री हम थोड़ा देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा जो कि संथाल ग्रुप से था। बिरसा वाज बोर्न इन मिड
1870 के लगभग इसका जन्म हुआ, जहाँ तक मेरा आइडिया 1875 था। ओके। द सन ऑफ ए पुअर फादर, उसके पिता बहुत ही गरीब थे। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बाहोंदा, बोहोंदा के जंगलों में वो बड़ा हुआ। ग्रेजिंग शीप, अपने साथ भेड़ बकरियां चराता हुआ। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाता हुआ। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और वो लोकल अखाड़े में डांसिंग करता हुआ ये बच्चा बिरसा मुंडा बड़ा हुआ, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेगा। फोर्स बाय पॉवर्टी, गरीबी के कारण हिज फादर हैज़ टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, उसके फादर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे ताकि उनको काम मिल जाए, जैसे कि ट्राइबल पीपल की हालत ख़राब हो चुकी थी। एज एन अडोलसेंट, जब वो एक किशोर था, मतलब कि जब उसकी एज 14-15 के लगभग रही होगी, एडोलसेंट, बिरसा हियर्ड, ठीक है, 10 से 14-15 के बीच में रही होगी एज, तब वो बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे जिनमें मुंडा, किस तरह से मुंडा ग्रुप सुपर पावर बन गया था पुराने समय में, इन द पास्ट टाइम। सादा शिरदार, उन्होंने सुना था सरदार के बारे में, जो उस समय सरदार हुआ करते थे, ये शिरदार बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग या ट्राइबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो कैसे उनके सरदार बहुत ही पावरफुल हो गए, ऑफ द कम्युनिटी अरेजिंग द पीपल टू रिवोल्ट, ठीक है, तो कैसे वो बहुत ही पावरफुल होकर अपने ग्रुप को इकट्ठा कर लेते हैं। दे टाक ए गोल्डन एज, उनके सरदार, उनके जो लोग होते थे वो उस गोल्डन एज के बारे में बताते थे, सुनहरा काल जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले होता था। वैन द मुंडा हैज़ बीन फ्री फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ डिकूज, मुंडा लोग तब बहुत परेशान होने लग गए जब यहाँ पर बाहर के लोग आने लगे और जंगल पे कंट्रोल करने लगे। एंड सैड देयर वुड बी ए टाइम, कि एक ऐसा समय भी था, व्हेन द एनकेस्ट्रल्स राइट ऑफ कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर, ठीक है, कि अब ऐसा टाइम भी वो लाना चाहते थे कि कैसे कब कि वो समय उनका जो है, जो पूर्वजों का समय था जिस पे वो पूरा कंट्रोल करते थे, वापस आएगा। दे सा देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को देखा एज द डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटल ऑफ रीजन, ठीक है, कि वो इस ट्राइबल पीपल्स थे जो अपनी पुरानी यादें कर रहे थे कि वो किस तरह से इस पूरे एरिया के संथाल ग्रुप के मालिक हुआ करते थे। तो उन्होंने अपनी लैंड्स के लिए फाइटिंग करना शुरू किया, तो अपनी लैंड्स को ब्रिटिशर्स से छुड़वाने के लिए उन्होंने फाइटिंग का डिसाइड किया। दे डिसाइड टू फाइट, ओके। मुल्क की लड़ाई, बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मुल्क की लड़ाई शुरू की, मतलब अपना मुल्क मतलब अपना एरिया, स्टेट, एरिया, मुल्क, अपने मुल्क की लड़ाई शुरू की कि बिरसा अपने स्टेट को लेकर मानेगा। रिमाइंडिंग पीपल, लोगों को याद दिलाता है ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, कि हम अपना राज्य प्राप्त वापस करेंगे। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा शुरुआत में एक लोकल मिशनरी स्कूल में पढ़ा था जो कि क्रिश्चियन का ही हुआ करता था, मिशनरी स्कूल, ठीक है। एंड लिसन सरमन्स ऑफ मिशनरीज, और बहुत सारे मिशनरीज यानी कि धर्म गुरुओं के उन्होंने बहुत सारे विचार सुने थे। देयर टू ही हियर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडाज टू अटेन किंगडम ऑफ हेवन, कि उसने ये भी सुना था कि जो है अगर हम कोशिश करें, क्या ये हियर्ड ये भी कहते सुना था, इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडा, क्या मुंडा ग्रुप के लिए पॉसिबल होगा कि वो स्वर्ग का साम्राज्य फिर स्थापित कर सकें। एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स, और वो अपना अधिकार जो उनका खो चुका है, जो ब्रिटिशर छीन चुके हैं, उसको वापस हासिल कर सकेंगे। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस, कि वो तब हो पाएंगे जब वो अच्छे क्रिश्चियन बनेंगे, ऐसा उनको सिखाया जाता था। दे गिव अप देयर ब्रेड प्रैक्टिस, जब वो अपनी बुरी जो उनके कार्य हैं वो छोड़ देंगे तब उनको ये मिल जाएगा। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर्स, कई बार बिरसा जो क्रिश्चियन मिशनरी के अलावा कुछ वैष्णव धर्म के लोग भी थे जो विष्णु भगवान को मानते थे, उनके साथ भी वो काफ़ी समय तक रहा। ही वोर सैक्रेड थ्रेड, उसने अपने बॉडी पर कुछ पवित्र धागे भी बांधे। एंड बिगेन वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पीटी, उसने शुद्धता और जो है शुद्धता और दया को एक ख़ास जगह दी, ठीक है, कि किस तरह से शुद्धता और दया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी की लाइफ में। अब उसके बाद देखिए, बिरसा वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनी आइडियाज़, कि बिरसा बहुत सारे आइडियाज़ जो समाज में फैल रहे थे उनसे बड़ा इम्प्रेस था। केम इन टच विद द ग्रोइंग अप ईयर्स, और वो धीरे धीरे
इन आइडियाज से टच होता हुआ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। हिज मूवमेंट वाज टू एम एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, कि उसका जो सबसे बड़ा एम ये था कि वो ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर कुछ सुधार कर सकें। ही अर्ज मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वायर, वो मुंडा पीपल्स को कहता था कि वो लिक्विड्स शराब पीना छोड़ दे। क्लीन देयर विलेज, मुंडा अपने लोगों को समझाता है कि वो शराब पीना छोड़ें, ठीक है, ओके, और अपने गाँव को साफ रखें। स्टॉप बिलीविंग द विच क्राफ्ट, ठीक है, एंड स्कोरीज, ठीक है, अपने आसपास के एरिया को साफ करें, ओके, और जो है अच्छे से रहें, ठीक है, इस तरह से वो अपने लोगों को समझाता था। बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, बिरसा आल्सो टर्न, ठीक है, बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज, कि बिरसा मिशनरीज ग्रुप के खिलाफ, बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, आल्सो टर्न अगेंस्ट, कि बिरसा बाद में उनके खिलाफ भी हो गया था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी हो गया था, ठीक है। ही सा देम एज आउटसाइड फोर्स, ठीक है, ही सा देम एज आउटसाइड फोर्स, कि वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो मिशनरी थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो बाहर से आए हुए लोग हैं और वो अपनी इनकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वो स्पॉइल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। सर को बोल के अभी आपके पास, सर अभी कर रहे हैं, सर एक क्लास में अभी 2 मिनट में कर रहे हैं, 2 मिनट में, ठीक है, ठीक है। तो मुंडाज लाइफ, मुंडा वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ओके। तो इस तरह देखिए, ठीक है, 1895 बिरसा अर्ज द फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, ठीक है, ओके। तो देखिए 1895 में बिरसा जो है अपने पास्ट को रिकवर करने के लिए, ग्लोरियस पास्ट को रिकवर करने के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं। ही टॉक ए गोल्डन एज इन द पास्ट, ठीक है, ही टॉक ए गोल्डन एज, वो अपने लोगों को बताता है कि किस तरह से वो एक जो है एक स्वर्ण युग अपना जो है वापस ले सकते हैं। 1895 में उसने बड़े लेवल पे लड़ाई शुरू कर दी ताकि वो मुंडा लाइफ को वापस रिकवर कर सकें, ठीक है। ए सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ, वो अपने लोगों के लिए वो सतयुग वापस लाना चाहता था। व्हेन मुंडा लिव्स इन ए गुड लाइफ, जब मुंडा लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। कंस्ट्रक्ट इम्बैंकमेंट, जब वो जो है बहुत बड़े बड़े इम्बैंकमेंट्स, मतलब कि तालाब बनाते थे, टैप नेचुरल स्प्रिंग्स, और वो झरनों के नीचे होते थे। प्लांटेड ट्री, और वो पेड़ उगाते थे, ऑर्चार्ड्स और बागीचे होते थे। प्रैक्टिस कल्टिवेशन अर्न देयर लिविंग, और वो खेती करते ताकि उनका जीवन आराम से चल सके। दे डिड नॉट किल एनी ब्रेथन्स एंड द रिलेटिव्स, वो किसी भी अपने रिलेटिव को नहीं मारते थे। दे लिव्ड हॉनेस्टली, वो बहुत ही ईमानदारी से रहते थे। बिरसा आल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, कि हमें फिर से अपने लैंड्स के ऊपर काम करना है, हमें अपना वो गोल्डन एज वापस लेकर आना है। सेटल डाउन, हमें उनमें सेटल डाउन होना है। कल्टिवेट देयर फील्ड्स, अपने फील्ड्स को कल्टिवेट करना है। इस तरह से वो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता था। यही है विजन ऑफ द गोल्डन एज बिरसा मुंडा की, ओके। फिर देखिए व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर, अब ब्रिटिशर्स इसके लिए बड़ा चिंतित होने लगे। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एम्स बिरसा मूवमेंट, और बिरसा मूवमेंट जब होने लगी, लोगों को वो भड़काने लगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स को भी टेंशन होने लगी। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। तो ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि जो बिरसा मूवमेंट जब हो रही है तो वो मिशनरीज़ के अगेंस्ट है, मनी लैंडर्स के अगेंस्ट है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट है, और गवर्नमेंट के खिलाफ है। मुंडा इस तरह का ट्राइबल पीपल जो है, वो ट्राइब जो रिवोल्ट करके वो अपना राजपाट दोबारा हासिल करना चाहता है और वो हेड बन के रहना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट, द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दिस फोर्स एज द काज ऑफ मिजरी मुंडाज एज मुंडा वॉज सफरिंग, कि उन्होंने देखा कि मुंडा किस तरह से बुरी हालात में है, तो उनको ठीक करने के लिए किस तरह से हमें काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा पैराग्राफ मुंडा के बारे में है। बिरसा मुंडा जो कि फेमस लीडर हुआ, ये भी माना जाता है कि लोग, यहाँ के लोग जो बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे, ठीक है, भगवान मानते थे, और एक तरह से बिरसा को पूजते थे वो, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ये वैष्णव दिखाया गया यहाँ पे कि ये भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करना वो चाहता था, ठीक है। तो देखिए अब आगे 1-2 पॉइंट और रह गए हैं इसके, ठीक है। बिरसा मुंडा जो था वो लैंड पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स की होती थी उसके खिलाफ वो लड़ना चाहता था, एंड डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम,
ठीक है। ब्रिटिशर्स जो उनका लैंड सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं उनके खिलाफ भी वो लड़ना चाहता था। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर वर टेकिंग ओवर द लैंड, कि उन्होंने हिंदू जो ज़मींदार है और जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम के थ्रू जो मनी लैंडर्स है वो उनकी ज़मीन छीनना चाहते, उनके खिलाफ भी लड़ना चाहता था। ठीक है। एंड मिशनरी वर क्रिटिसाइजिंग द ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरी आते हैं वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर पे तर्क वितर्क करते हैं। क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं। तो वो उसके खिलाफ भी था, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। क्रिटिसाइज का मतलब आर्ग्यूमेंट, कि बिरसा मुंडा कभी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं था कि कोई भी मिशनरी आके हमारे ग्रुप के ऊपर क्रिटिसाइज़ करे। फिर ये मूवमेंट बड़ी होने लगी। बिरसा ने अपने लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फिर ये मूवमेंट बढ़ने लगी। ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड टू एक्ट, ठीक है। दे अरेस्टेड बिरसा, उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया। बिरसा को अरेस्ट कर लिया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसको अरेस्ट कर लिया। कन्विक्टेड हिम एज चार्ज ऑफ रॉयटिंग, और उसके ऊपर चार्ज क्या लगाया कि उसने विद्रोह किया है। जेल हिम, और उसको जेल में डाल दिया। 2 साल के लिए जेल में रहा वो, और फिर उसके बाद 2 साल के बाद वापस आया। व्हेन बिरसा वाज रिलीज इन 1897, जब 1897 में बिरसा वापस आया तो उसने दोबारा शुरू किया। ही बिगेन टू टूरिंग विलेज अनदर सपोर्ट, ताकि उसको और सपोर्ट मिल सके। ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स, उसने ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक सिम्बल्स का यूज़ किया। एंड लैंग्वेज, और अपनी भाषाओं का यूज़ किया ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनको खड़ा कर सके। आर्गुइंग दैम डिस्ट्रॉय द रावणा, और ये लोगों से ये कहता था कि हम ब्रिटिशर्स रूपी रावण को ख़त्म कर देंगे। डिकूज एंड यूरोपियंस, जो यहाँ पर बाहर के लोग हैं यानी कि मनी लैंडर्स और बाहर के ज़मींदार और यूरोपियन पीपल यहाँ पर आ गए, उनको हम ख़त्म कर देंगे। इस्ताब्लिश ए किंगडम अंडर द लीडरशिप, और हम बिरसा की लीडरशिप में ये सब कर दिखाएंगे। बिरसा फॉलोवर बिगिन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डिकूज, कि बिरसा के लोग जो डिकूज पीपल थे, जो बाहर के ज़मींदार थे जिनको ये लोग डिकूज कहते थे, उनको ख़त्म करने लगे। और यूरोपियन पावर यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी वो एंड करने पर सामने आने लगे। दे अटैक पुलिस स्टेशन, उन्होंने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू किया बिरसा और उसके लोगों ने। एंड चर्च, और जो चर्च जो क्रिश्चियन के चर्च होते थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। रेडिड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स, मनी लैंडर की प्रॉपर्टी पर अटैक करना शुरू किया। एंड जमींदार सबको लूटना खसोटना शुरू किया। दे रेज द वाइट फ्लैग, उन्होंने सफ़ेद झंडे एज ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश बिरसा राज, और उन्होंने सफ़ेद झंडे बिरसा राज के रूप में लगाए कि अब बिरसा का राज शुरू हो गया है। ठीक है। लेकिन फाइनली इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा, ठीक है। बिरसा हेजे की बीमारी से मारा गया, जो ट्राइबल का भगवान था। एंड मूवमेंट फेडेड आउट, और फिर मूवमेंट धीरे धीरे बंद हो गई। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट, लेकिन ये मूवमेंट एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण था। एटलीस्ट 2 वे, 2 प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण रही। एक, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ, कि उनको एक ऐसे कानून भी अब बनाने पड़े सो दैट द लैंड ऑफ द जो ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय द डिकूज, कि ऐसे कानून बनाने पड़े कि कोई भी ज़मींदार या कोई भी डिकूज ट्राइबल की लैंड्स को जल्दी से ना ले सकें। एक तो ऐसे कानून बनाने पड़े ताकि ट्राइबल पीपल बार बार रिवोल्ट ना करें। दूसरा, इससे ये भी फ़ायदा हुआ। सेकेंड, इट शोज वंस अगेन दैट ट्राइबल पीपल हैड कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, कि ट्राइबल पीपल भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अन्याय के खिलाफ। एक्सप्रेस देयर एंगर्स, अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग या अगेंस्ट टू कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग वो अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं। दे डिड दिस देयर ओन स्पेसिफाइक वे, वो अपने तरीके से इसको कर दिखाएंगे। इन्वेंटेड देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल फॉर स्ट्रगल, और वो अपने रीति रिवाज और अपने जो निशान होते हैं वो भी वो इस चीज़ के लिए बना सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन था, ये बहुत ही आसान लेसन था, बहुत ही बढ़िया लेसन था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझ लिया। और ये लेसन हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान रखें, अगर लेसन बहुत अच्छे से आपको समझ आया है तो आप लोग इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इसी तरह के अलग अलग लेसन्स की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे, गुड एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ओके, तो आई थिंक आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, और अब मैं बस इस वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड मैंने जो बताया, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ये ज़रूर ध्यान रखें। ओके भाई, थैंक यू।